चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में साजिश करके सजा से बचाया गया। एफआईए केस के गवाह एक एक करके मर गए। किसी ने नहीं पूछा कि मुकदमे के गवाह कैसे मर गए। हम इनको सजा नहीं दिलवा सके। वो राहुवाली में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ का जरा सुनो, इसको 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में सजा होने वाली थी, जबकि इसको बचाया गया, साजिश के तहत इसको ऊपर बिठाया गया। सबसे पहले गवाह, 4 गवाह थे जिनके नाम पे इसने 16 अरब रुपया लिया था। किसी ने नहीं पूछा कि कैसे सारे लोग जो गवाह थे सब मर गए। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी जज बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। गुजरावाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगने के मामले पर फवाद चौधरी और खुर्रम दस्तगीर आमने सामने आए। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत से खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जिसमें हिम्मत है वो आए और गिरफ्तार कर ले। दोनों रहनुमा गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल जो यहाँ पे लग़्व और घटिया बैनर लगा रहे थे वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी ज़बान से बोल दिया, तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करें। ये कमाल करते हैं, ये जिस इजहार राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहार राय की आज़ादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरावाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहार राय की आज़ादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाज़त दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी, तो फिर हमारा ज़िम्मेदार तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुर्रम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाज़त देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने मकासद के लिए खून खराबा करना चाहते हैं। ये मुसलसल झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज भी इदारों के खिलाफ झूठी साजिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हकीम सईद ने भी कई साल पहले इमरान खान की हकीकत बता दी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने इस शख्स को बहुत ज़्यादा ढील दे दी। शर्जील मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और कोई नई चीज़ नहीं कहता। उस स्क्रिप्ट में क्या है? बैरूनी साजिश। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो एक ईमानदार है, बाकी सब चोर डाकू हैं। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि हमारे इदारों को निशाना बनाना। और उस स्क्रिप्ट में यह है कि किसी भी सूरत में इस मुल्क में खून खराबा करना, जिससे कि वो अपने मकासद पे कामयाब हो जाए। एक झूठा शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही राग गा रहा है, जिससे वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बराह से ले चलेंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। कर रहा है, वो हमारे मुआशरे को तबाह कर रहा है। ये सारे वो काम हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि ये हो।
اور عمران خان ان دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان کو پیسے دیے گئے۔ عمران خان بیرونی پاکستانی جو دشمن ہیں ان کی فنڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی فوج کے اوپر الزامات لگاتا ہے، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور آئین کو جو ہے وہ توڑنے کی بات کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار آج نہیں ہونا چاہیے تھا، عمران خان کو گرفتار آج سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان نے آئین توڑا ہے، اس نے آئین شکنی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے فورن فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو عمران خان وہاں پہ حلف نامے دیتا رہا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے جو اپنی ایسٹس کا جو اسٹیٹمنٹ ہم ہر سال جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس میں اس نے جھوٹ بولا، اور توشہ خانے پہ جو اس نے ڈاکہ مارا تھا اس کے جو آمدنی ہوئی تھی وہ اس نے چھپائی الیکشن کمیشن سے۔ تو عمران خان ہر طرح سے، ہر طریقے سے قانون کی زد میں آتا ہے، اسے گرفتار ہونا چاہیے تھا، اور جو پیسہ اس کو غیر ملکی طاقتوں نے دیا۔ سید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں دھرنے اور جلسے کی اجازت نہ دیے جانے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست پر جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کے لیے این او سی کی درخواست دی، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس معاملے کو لٹکا رہی ہے۔ عدالت کے استفسار پر پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ انتظامیہ نے درخواست مسترد بھی نہیں کی اور اجازت بھی نہیں دی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے، اپنا قلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجا بینچ نے توہین عدالت پر درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے 25 مئی کو توازن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عدالت کو یقین دہانی کروا کر بہانے نہیں کیے جاتے، یہی وجہ ہے کہ 26 مئی کے حکم میں کہا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے، عدالت نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو تحفظ دیا تھا، عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا گیا۔ عدالت نے عمران خان کو ہفتے تک تفصیلی جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ لانگ مارچ میں لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کچھوے کی رفتار سے چلتا ہوا لانگ مارچ بہت ہی سست روی کا شکار ہے، اور سست روی کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک جمع غفیر کی اور ایک سیلاب کی لوگوں کی بہت بڑی تعداد کی توقع کی جا رہی تھی، لوگوں کو موبلائز کرنے میں تحریک انصاف ناکام رہی ہے۔ اسی لیے یہ کچھوے کی سی رفتار سے اسلام آباد آنے کے نہ آثار ہیں نہ ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ پہلے دن سے خونی مارچ تھا، یہ خونی مارچ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے امیدوار ذوالفقار بھٹی کی دوبارہ پولنگ کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ذوالفقار بھٹی کی رکن قومی اسمبلی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ذوالفقار بھٹی کی قومی اسمبلی کے حلقہ N91 میں دوبارہ پولنگ چیلنج کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کی۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ عام انتخابات میں ذوالفقار بھٹی کامیاب ہوئے تھے، لیکن جعلی ووٹوں کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے امیدوار عامر سلطان چیمہ نے دوبارہ پولنگ کی درخواست دی تھی، اور دوبارہ پولنگ کے بعد تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ کامیاب قرار پائے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ لنڈا بازاروں میں ویرائٹی تو موجود ہے، لیکن مہنگائی نے استعمال شدہ کپڑے بھی اب عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیے ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں گی فوزیہ علی۔ سردی آتے ہی لنڈا بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ گرم
मयारी और सस्ते मलबूसात यहाँ की पहचान है तो गरीब और मुतवसत तबके का आसरा भी। 300 नए कपड़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब ही नहीं अब अमीर भी यहाँ का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के लंडा बाजारों में बच्चों और बड़ों के लिए गर्म स्वेटर्स, कोट और जैकेट समेत सभी कुछ दस्तयाब है, लेकिन दाम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर नजर आते हैं। इस साइड पे हम आते हैं खरीदने के लिए कपड़े कि इस साइड पे रेट्स कम है, लेकिन इस दौर में इस टाइम में जो है ना रेट्स बहुत ज़्यादा अप हुए हैं। सस्ती चीज़ें तो ऐसे ना कि 100 रुपए की चीज़ है, वो पहनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और जो चीज़ हमें पसंद आ रही है वो हमारी पहुंच से बाहर है। लास्ट ईयर के मुताबिक इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है तो सारे अपसेट है। दुकानदार कहते हैं कि दरामदी कपड़ों पर 20% कस्टम ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स ने लंडा बाजार भी महंगा कर दिया। इस वक्त 100 किलो की गांठ की कीमत 12,000 से बढ़कर 17,000 रुपए तक जा पहुंची है। टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, पहले लंडे में टैक्स नहीं थे, जिसकी वजह से लंडा महंगा हो गया है। पहले लंडा जो आता था 7-8 रुपए किलो, अभी वही 16-17 रुपए किलो हो गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई और गुर्बत के बायस इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामद में गुज़श्ता सालों की निस्बत नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल 2021-22 के पहले 2 माह के दौरान पुराने कपड़ों की दरामद 1,86,299 मैट्रिक टन रही, जो गुज़श्ता साल की इसी अरसे के मुकाबले में 283% ज्यादा है। गरीब और मुतवसत तबके के लिए लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। तमाम शहरियों को कहना है कि आसमान को छूती कीमतों के बायस अब इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Community, the brother judges also, and I did get a long opportunity to sit with them and to share our views, except that the National Assembly has never been visited by the honorable judges of the Supreme Court or the High Court, but maybe we should facilitate or hold some sort of seminar where the relationship between the Parliament and the judiciary should be strengthened, and taking cue from your experiences, we should also learn as one of the main components in the Parliament is the legislation that takes place, and we do have a lot of problems over there as far as drafting is concerned, as far as the cases are concerned. So I think it would be a good idea. I was given this cue that we should try and arrange something so that we could invite the honorable judges to the Islamabad High Court, from the Islamabad High Court as well as the Supreme Court of Pakistan. सादी गुफ्तगू कर रहे हैं। भी आपको बताएं कि पेशावर शहर में 1 लाख नॉन रजिस्टर्ड रिक्शों की वजह से ट्रैफिक मसाइल की भरमार है, और ये रिक्शे सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। माहौलियाती आलूदगी में भी बड़ा हिस्सा इन रिक्शों का है। ट्रैफिक पुलिस भी बेहंगम रिक्शों को कंट्रोल करने में बेबस हो गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जाकिरुल्लाह। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में रक्शों का अज़दाम। पेशावर शहर की सड़कों पर दौड़ते 1,30,000 रक्शे, जिनमें 1 लाख से ज़ायद गैर कानूनी। इनके पास परमिट है न रजिस्ट्रेशन। जीटी रोड, रिंग रोड, कोहाट रोड और चारसद्दा रोड समेत शहर की हर छोटी बड़ी सड़क पर इन रक्शों की वजह से ट्रैफिक बदनज़मी का शिकार हो गई है। पेशावर में गैर कानूनी बेहंगम रक्शों पर काबू पाने के लिए साल 2016 से नए रक्शों की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी भी आयद की गई, लेकिन ये पाबंदी किसी काम न आई। आए रोज गैर रजिस्टर्ड रक्शों की तादाद बढ़ रही है। गलियां जो है वहाँ पर अक्सर रिक्शों का भीड़ होता है, ठीक है, रोड भी है, ये भी तंग होते हैं। गैर कानूनी रक्शों के लिए भी कोई लाएअमल तैयार किया जाए, उनसे भी जान छुड़ाई जाए, या उनको कोई ऐसा अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए जिससे उनकी रोजी रोटी भी चले और यहाँ पर रश भी कम हो। ट्रैफिक पुलिस भी रक्षा ड्राइवरों के हाथों बेबसी का एतराफ करने पर मजबूर हो गई। आप कम से कम ऐसी जगह में अपनी गाड़ी खड़ी ना करें जहाँ पर और रोड यूजर, जितने भी रोड यूजर है उनको तकलीफ होती है। माइक के जरिए भी हम इन रक्षा ड्राइवरों को समझाते हैं कि प्लीज गलत जगह पर या जगह ब जगह आप खड़े ना हो। रक्षा ड्राइवरों से कानून तोड़ने का सवाल करे तो बेरोजगारी और महंगाई का रोना रोने लगते हैं। ट्रैफिक वाले रोड पे छोड़ते नहीं है, मजदूरी है नहीं,
हम क्या करें, महंगाई की वजह से हम रिक्शा भी चलाते हैं। आपने 2016 में तकरीबन परमिट बंद किया हुआ है, तो कंपनियां क्यों रिक्शे बना रही है, क्यों उसको बैन नहीं करते? सारा कसूर आपका, फिर हम गरीबों को भुगतना पड़ता है। रिक्शे जहां ट्रैफिक निजाम में खलल का बाइस हैं, तो वही सूती आलूदगी भी फैला रहे हैं। शहर में रिक्शों और दीगर गाड़ियों से फिजाई आलूदगी भी बढ़ रही है। महकमे माहौलियात हुक्काम का कहना है कि शहर में गर्द गुबार इंडस्ट्रियों और कमर्शियल सरगर्मियों से पैदा होने वाली आलूदगी की निस्बत गाड़ियों की आलूदगी ज्यादा है। हमारे यहाँ जो पोल्यूशन की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रही है 58.6% वो गाड़ियों से हो रही है। अब चीफ मिनिस्टर के हिदायत पे हमने उनके लिए नए गाइडलाइंस इशू किए हैं। नॉन रजिस्टर्ड रिक्शे सिक्योरिटी रिस्क भी है। कूचा रिसालदार खुदकश धमाके, जरी तहकीकाती इदारे पर हमले और दीगर वारदातों में दहशतगर्द रिक्शों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ठोस मनसूबाबंदी न होने के बायस पेशावर में गैर कानूनी रिक्शों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन नागुज़ीर है। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्या जो हमारा लिटिगेंट है, क्या जो वो जिसके लिए हमारा वजूद है, ख्वाह हम हैं या वकला हैं, हमारा वजूद ही उस साइल के लिए है, उस लिटिगेंट के लिए है। हमने पहले अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या उनका हम पे उस किस्म का एतमाद है जैसे होना चाहिए। इसमें कोई आर मैं नहीं समझता ये तस्लीम करने के कि उस साइल को, उस लिटिगेंट को, उस स्टेक होल्डर को हम पे उस तरह का एतमाद नहीं था। लेकिन 70 साल के इस निज़ाम को जादू की छड़ी के ज़रिए हम तब्दील भी नहीं कर सकते थे। तो उसका बुनियादी जो पहला कदम था वो एहसास और वो अज़म था, न सिर्फ जज साहिबान का बल्कि वकला का भी, कि हमारा मकसद उस साइल, उस लिटिगेंट की खिदमत करना है। लेकिन फिर आइन में जब देखा तो आर्टिकल 7 में हमें पता ये चला कि रियासत जो है, रियासत की जो तशरीह है उसमें अदलिया का ज़िक्र नहीं, उसमें इंतज़ामिया है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें सूबाई पार्लियामेंट्स हैं, उसमें हर वो इदारा है जो इस्तिताअत या ताकत रखता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और इसी से मुंसलिक रियासत की जो एक बुनियादी ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, वो है टू इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस। सिर्फ इमारतों पे हमने नहीं समझा कि इमारतें उसके बुनियादी वो है या यही ज़रूरत है। हमने उससे बढ़कर ये सोचा कि इमारतें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि ये 70 साल का जो निज़ाम है इसकी तब्दीली ज़रूरी है, उसके इस्लाहात ज़रूरी। उस इस्लाहात के लिए हमने आर्टिकल 7 को सामने रख के एक बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट पेपर भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। और मैं यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि ये बेसिकली उनका काम है, क्योंकि कवानीन का रिव्यू भी होना है, इन प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। और जनाब वज़ीर साहब, ये मैं आपको वाज़े कर देता हूँ कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से, क्योंकि तनकीद ही के ज़रिए हमारी इस्लाह होती। न कोई तनकीद हम पे
इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ना हमसे उससे कोई घबराहट होती। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो मकसद एक ही है, ख्वाह हम जज साहिबान हैं या हमारे वकला हैं, कि हमने अपने इस निज़ाम को तब्दील करना है। जो वो आईनी ऑब्लिगेशन है कि हर शहरी को सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, वही हमारा मकसद है, वही हमारा गोल है। लेकिन मैं पिछली हुकूमत को भी कम से कम ये ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि जब हमने उनको बावर कराया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी 60 साल में पहली दफ़ा आज मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील होने को है। और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखसूस जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करूँगा कि उनकी ज़ाती इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट की भी तकमील जल्दी हो रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी अब तकरीबन तकमील के मराहिल में। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इदारे का सिर्फ एक ही टेस्ट है, और वो टेस्ट है कि अवाम का और लिटिगेंट का हमारे ऊपर कितना एतमाद है। हमने उस एतमाद को बहाल करना है, यही हमारा इरादा है, यही हमारा एम है और यही हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के, ख्वाह मुकन्नना हो, ख्वाह इंतज़ामिया हो, और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सियासी क़ुव्वतों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अवाम या जो साइलीन हैं उनका एतमाद शायद उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। हमने वही एतमाद उनको बहाल करना है